पठानकोट आ गया था। प्लेटफॉर्म पर गाड़ी रुकी तो मुसाफिरों का हुजूम बाहर निकल पड़ा। मैं भी इस हुजूम के साथ स्टेशन से बाहर आ गया। इस दौरान मैं अपने कुर्ते की जेब में रखे 4,500 रुपए के करेंसी नोटों से एक लम्हे के लिए भी गाफिल नहीं हुआ था। स्टेशन से निकलकर मैं बाजार में जूतों की दुकान पर पहुंचा और अपने लिए एक नया जोड़ा खरीद लिया। उसके बाद छावनी बाजार में रेडीमेड कपड़ों की दुकान से 2 पतलूने, एक गर्म जैकेट, मोजे और कुछ कमीजें खरीद कर लिफाफे में रखी और बाहर निकल आया। एक ब्रीफकेस भी खरीद लिया और एक दरमियाने दर्जे के होटल में आकर कपड़े बदले, पतलून कमीज और गर्म जैकेट पहनी और शहर में घूमने लगा। पठानकोट काफी बड़ा शहर बन चुका था। पहले यहाँ छावनी नहीं थी, मगर अब शहर से थोड़ी दूर एक जगह छावनी भी बन चुकी थी, मगर मैं उस तरफ नहीं गया। मैं असल में किसी आला दर्जे के होटल की तलाश में था, जहाँ मैं अपने आप को भारतीय CID के जासूसों की नजरों से महफूज रख सकूं। एक निस्बतन बेहतर होटल नजर आया। इस 4 मंजिला होटल पर अंग्रेजी के बड़े बड़े हुरूफ में कैलाश होटल लिखा हुआ था। मैं उस होटल में मुंतकिल हो गया। अब मेरा दिमाग अपने मिशन के अगले मरहले पर गौर कर रहा था। मेरे सामने पठानकोट का शहर फैला हुआ था। बसों और मोटर गाड़ियों के चलने की धीमी धीमी आवाजें आ रही थी। मेरा अगला प्रोग्राम यह था कि किसी ऐसे हिंदू को अपना दोस्त बनाया जाए जो छावनी में काम करता हो और फिर अपनी शाखर्ची और तहाइफ की मदद से उससे छावनी वाली बड़ी तोप के बारे में इब्तिदाई मालूमात हासिल की जाएं। किसी हिंदू दोस्त की मदद के बगैर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता था, और दोस्त भी ऐसा कि जो छावनी में काम करता हो। खाने का वक्त हो रहा था। मैं नीचे आकर डाइनिंग रूम में बैठ गया। एक सफेद कपड़ों वाला आदमी काउंटर पर कोहनी टिकाए खड़ा था और साड़ी पोश काउंटर गर्ल से मुस्कुराकर बातें कर रहा था। उस सफेद पोश के बालों में हल्की सी सफेदी झलक रही थी। मुझे शक्ल ही से वो बेहद चालाक और जीरक आदमी लगा। हो सकता है ये भारतीय इंटेलिजेंस का आदमी हो। मेरा दिल एक लम्हे के लिए शिद्दत से धड़का और फिर मैं खामोशी से अखबार खोलकर पढ़ने लगा। अंग्रेजी का अखबार था। मैं फिल्मों के इश्तिहार देखने लगा। छावनी के कृष्णा सिनेमा में इंडियन फिल्म मूर्ति लगी हुई थी। बैरे ने मेन्यू रख दिया। खाने के बाद मैं डाइनिंग रूम से निकलकर काउंटर के करीब से गुजरते हुए जानबूझकर रुक गया और काउंटर वाली साड़ी पोश लड़की से कहा, एक फोन कर सकता हूँ? वो बोली, जी क्यों नहीं। अंग्रेजी अखबार से मैंने एक फोन नंबर याद कर लिया था। ये किसी फर्नीचर की दुकान का नंबर था। मैंने उसका एक हिंसा बदल कर नंबर घुमाए, रिसीवर कान के साथ लगाया। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैंने कदरे बुलंद आवाज में कहा, हेलो, देखिए मैं सुबह आपकी दुकान पर आया था। मेरा नाम राकेश शर्मा है। जी हाँ, आपने पहचान लिया। मैंने सुबह डायमंड की एक अंगूठी पसंद की थी। जी हाँ, वही जिसकी कीमत आपने 20,000 रुपए बताई थी। क्या कहा, बिक गई है? ओहो, वेरी सैड। खैर कोई बात नहीं। आपके पास मेरी नई दिल्ली का फोन नंबर मौजूद है। अगर इसी किस्म की दूसरी अंगूठी आपके पास आए तो मुझे फोन कर दीजिएगा। मैंने रिसीवर रख दिया। जी हाँ, धन्यवाद, नो प्रॉब्लम। और मैंने रिसीवर रख दिया। काउंटर गर्ल ने मुस्कुराते हुए कहा, सर आपने कॉफी नहीं पी? हमारे होटल की कॉफी तो बड़ी मशहूर है। मैं समझ गया था कि मेरी गुफ्तगू का उस पर खातिर खा असर हुआ है। मैंने कहा, जरूर पीऊंगा, मगर इस वक्त मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। काउंटर गर्ल से रहा न गया, बोली, क्षमा कीजिए सर, पठानकोट में असली डायमंड की अंगूठियां बहुत कम मिलती हैं। आपने लाला जोहरी प्रसाद ज्वेलर को फोन किया था ना? मैंने कहा, जी हाँ, लाला जी को ही फोन किया था, मगर मैंने जो सुबह अंगूठी देखी थी उसका डायमंड मुझे असली लगता था। वो बोली, सर बड़ा घपला होता है इस बिजनेस में। आप इतनी महंगी अंगूठी अपनी पत्नी के लिए खरीद रहे हैं। क्षमा कीजिए, मुझे ऐसा प्रश्न करने का अधिकार तो नहीं है। मैंने हंसकर कहा, कोई बात नहीं, मगर मैं तो अभी शादीशुदा नहीं हूँ। वो भी हंस पड़ी, बोली, आई एम सॉरी। मैंने कहा, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, थैंक यू फॉर द कॉल। काउंटर गर्ल ने मुस्कुराते हुए कहा, एनी टाइम सर। और मैं होटल की लॉबी से निकलकर बाहर बाजार में आ गया। मेरी झूठी कॉल से उस लड़की पर खासा असर पड़ा था और यही मैं चाहता था। इस ड्रामे से मेरा मकसद महज इतना था कि मैं इस काउंटर गर्ल से किसी तरह ये मालूम करूं कि उसके पास जो सफेद पोश शख्स खड़ा था वो कौन है। बाजार में ट्रैफिक का रश था। मैं बाग में आ गया। कुछ देर वहां टहल कर आइंदा का प्रोग्राम बनाता रहा। बाग के दरवाजे पर एक फूल बेचने वाला बैठा हुआ था। मैंने उससे रजनीगंधा के फूलों का एक दस्ता खरीद कर कागज में लपेटा और वापस होटल की तरफ आ गया। काउंटर पर मैंने गुलदस्ता काउंटर गर्ल की तरफ बढ़ाया और कहा, मुझे जिस महाशय जी से मिलना था वो तो नहीं मिले, मगर रजनीगंधा के फूल मिल गए, इन्हें स्वीकार करें। वो बोली, ये आप मेरे लिए लाए हैं? हाउ स्वीट, थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू। मैंने फूलों का दस्ता लड़की के हाथ में थमाते हुए मुस्कुरा कर कहा, आपने मुझे अपना शुभ नाम नहीं बताया देवी जी। लड़की शर्मा गई और बोली, उर्वशी। मेरा नाम उर्वशी भंडारी है। मैंने कहा, सुंदर नाम है, आकाश की अप्सराओं के ऐसे सुंदर नाम होते हैं। काउंटर गर्ल उर्वशी अपनी तारीफ पर बहुत खुश हुई। मेरी झूठी अमारत भी उस पर कारगर साबित हुई थी। मैं बेनियाजी से ऊपर अपने कमरे की तरफ चल दिया। कमरे में आकर मैं लेट गया। मैं गौर कर रहा था कि छावनी में फौजी तंसीबात और खास तौर पर भारी तोप के बारे में
में किस तरह मालूमात हासिल की जाएं। एक ही तरीका मेरे जहन में था कि किसी तरह से किसी ऐसे आदमी से दोस्ती पैदा की जाए जो छावनी में सिविलियन क्लर्क वगैरह हो। मैं छावनी के इलाके में नहीं जाना चाहता था। इसकी वजह मुजाहिद फोर्स में मेरी इब्तदाई कमांडो ट्रेनिंग का पहला उसूल था। मुझे बताया गया था कि जिस टारगेट को तबाह करना हो उस टारगेट के इलाके में दिन के वक्त कभी न जाओ। वहां से मुतल्लिका लोगों को अपना चेहरा हरगिज मत दिखाओ, क्योंकि कोई पता नहीं तुम्हें उसी शक्ल में किसी शख्स का भेस बदल कर वहां जाना पड़ जाए। अगर वहां तुम्हारी चेहरा शनासी हो चुकी होगी तो तुम पहचान लिए जाओगे। चुनाचे मैंने अभी तक पठानकोट छावनी का रुख नहीं किया था। इसकी वजह यह भी थी कि मैं पाकिस्तानी जासूस था और छावनी के इलाके में जगह जगह मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी फिर रहे थे। जब से मशरकी पाकिस्तान में भारतीय तखरीबकारों ने गड़बड़ शुरू की थी, यहाँ भी हंगामी किस्म की सूरत हाल थी। मिलिट्री इंटेलिजेंस की नफरी में इजाफा हो गया था। छावनी जाने वाली सड़क पर मुझे कई मुश्तबा शक्लें नजर आईं। मैं जानबूझकर उधर नहीं जाना चाहता था। पठानकोट शहर में भी चप्पे चप्पे पर फौजी जासूस आम कपड़ों में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंडों और दरमियाने दर्जे के होटलों के गिर्द चक्कर लगाते थे। इसीलिए मुझे खतरा था कि जो सफेद पोश महाशय काउंटर गर्ल उर्वशी के साथ बातें कर रहा था वो जरूर मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी था। चूंकि मुझे पठानकोट में रहकर अपने मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाना था, इसलिए मैं हर तरह से बाखबर और मिलिट्री इंटेलिजेंस की नजरों से बचकर रहना चाहता था। सफेद पोश महाशय जी के बारे में मुझे उर्वशी ही कुछ बता सकती थी और उससे मैंने इतना काम निकालने जितनी दोस्ती पैदा कर ली थी। दफतन किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। मुझे दो बातों का हर वक्त धड़का लगा रहता था। एक ये कि कहीं भारतीय इंटेलिजेंस का कोई आदमी मुझे गिरफ्तार करने ना आ जाए, और दूसरा ये कि कहीं अमृतसर का स्मगलर करोंडिया मेरी तलाश में उधर ना निकले। बाहर से होटल के वेटर की आवाज आई, सर मैं होटल बॉय हूँ, हीटर लाया हूँ। मैंने दरवाजा खोल दिया। होटल बॉय अंदर आया तो उसके हाथ में बिजली का डबल रॉड वाला हीटर था। बोला, सर मैडम ने कहा है आपके कमरे में लगा दूं। होटल बॉय ने हीटर पलंग के करीब लगा दिया। डाइनिंग रूम में शाम के बाद मैंने कॉफी मंगवाई तो काउंटर गर्ल उर्वशी को कॉफी पीने की दावत दी। वो बखुशी मेरी मेज पर आ गई। मैंने इस किस्म की बातें शुरू कर दी जिनसे जाहिर हो कि मैं किसी आइडियल लड़की की तलाश में हूँ और मैं शादी के बाद लंदन में जाकर अपना दफ्तर खोलना चाहता हूँ। होशियारी से बातें करते हुए मैंने उर्वशी के बालों और आंखों की कुछ इस तरह तारीफ की और कालिदास की संस्कृत की नज़मों के कुछ इस दिलनशी अंदाज में हवाले दिए कि वो मेरी गर्विदा हो गई। तब मैंने उसे पूछा कि वो महाशय जी कौन थे जिनसे वो हंस हंस कर बातें कर रही थी। उसने हल्का सा कहकहा लगाकर बताया कि इस महाशय का नाम तिलक राज वर्मा है और वो पठानकोट में कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हैं। उर्वशी ने यह भी बताया कि वो उसके मामा जी के पुराने मिलने वाले हैं। मैं मुतमईन हो गया कि वो शख्स इंटेलिजेंस का आदमी नहीं था। अब मुझे उर्वशी से कोई दिलचस्पी नहीं थी और मैं अपने मंसूबे के बारे में गौर कर रहा था। अचानक उस लड़की ने एक ऐसी बात कही जिस पर मेरे कान खड़े हो गए। वो अपने मामा जी के बारे में बातें करते हुए बोली, मेरे मामा जी का बड़ा बेटा केवल कृष्ण फौज में मेजर है, आजकल डलहौजी में छुट्टी पर गया हुआ है। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। वहाँ एक ईसाई लड़की को साथ ले गया है। हमारी भारतीय संस्कृति में ये बात बुरी समझी जाती है। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, क्यों नहीं, ये हमारी धर्म संस्कृति के भी खिलाफ है। मेरा जहन तेजी से एक मंसूबे पर गौर कर रहा था। ये बड़ा खतरनाक मंसूबा था, मगर उस पर अमल करते हुए मुझे अपनी मुहिम में 100% कामयाबी का यकीन था। उर्वशी अपने मामा जी के गुमराह बेटे मेजर केवल कृष्ण के खिलाफ बातें किए जा रही थी। उसकी बातों से मैंने मालूम कर लिया कि मेजर कृष्ण जालिंधर छावनी में तैनात था। फिर वहां से उसकी बदली पठानकोट छावनी में कर दी गई। उसने बीमारी का बहाना बनाकर 2 माह की छुट्टी ले ली और लिख कर दे दिया कि वो छुट्टियां डलहौजी के सेहत अफजा मकाम पर गुजारने के बाद पठानकोट छावनी में अपनी नई ड्यूटी संभाल लेगा। वो अभी तक पठानकोट छावनी नहीं गया था। मैंने गुफ्तगू के दौरान बड़े तरीके से डलहौजी में उस होटल का पता मालूम कर लिया जिसमें मेजर कृष्ण एक ईसाई लड़की के साथ छुट्टियां गुजार रहा था। मुझे ये भी मालूम हुआ कि मेजर कृष्ण की अभी 1 माह की छुट्टी बाकी है। मेरे जहन में मंसूबा मुकम्मल हो चुका था। ये एक ऐसा खतरनाक मंसूबा था कि जिसमें एक एक कदम पर राज फाश होने और मेरी मौत का इम्कान था, लेकिन मैंने ये दाव लगाने का फैसला कर लिया था। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे मैंने इस मंसूबे की सारी कड़ियां एक एक करके मरबूत कर ली और दूसरे रोज डलहौजी की तरफ रवाना हो गया। उर्वशी को मैंने ये कहा कि मैं एक जरूरी कारोबारी काम की वजह से अमृतसर जाना पड़ गया है, परसों तक वापस आ जाऊंगा। वो भारतीय फिल्मों की हीरोइन की तरह उदास आंखों से मुझे देखने लगी। खुदा जाने वो अपने जहन में क्या मंसूबे तरतीब दे रही थी, मगर मेरा मंसूबा मुझे कशां कशां डलहौजी की तरफ लिए जा रहा था। मैं इससे पहले कभी डलहौजी नहीं गया था। बस ने मुझे डलहौजी पहुंचा दिया। डलहौजी की पहाड़ियों पर बर्फ गिरी हुई थी। ये सेहत अफजा मकाम वीरान वीरान सा था। ये माहौल मेरे मंसूबे की तकमील के लिए बेहद मौजूद था। बस अड्डे के पास ही एक होटल था। मैंने उस होटल में एक कमरा ले लिया और चाय का एक कप पीने के बाद गर्म कपड़े पहनकर बाजार में निकल आया और उस होटल का पता लगा लिया जहां मेजर कृष्ण मुकीम था। होटल से ब्रीफकेस उठाया और मेजर कृष्ण वाले होटल हिल व्यू में मुंतकिल हो गया। कमरा किराए पर ले लिया। मेजर कृष्ण के कमरे का नंबर 5 था, जबकि मुझे 11 नंबर मिला था। दोनों कमरे दूसरी मंजिल पर थे। होटल अंदर
से सारे का सारा सेंट्रली हीटेड था और काफी हद तक जदीद साजो सामान से मुज़य्यन था। दोपहर 2 बजे मैं खाने के बाद अपने कमरे में लेटा बाज अहम उमूर पर गौर कर रहा था, क्योंकि मेरे मंसूबे की बाज कड़ियां अभी तक नामुकम्मल थीं। उनकी तकमील का तकाजा था कि मैं मंसूबे के गिरदाब में कूद जाऊं। इस तरह वो कड़ियां खुद ब खुद आपस में मिल जाती। दोपहर की चाय पीकर मैं 2-3 बार मेजर कृष्ण के कमरे के सामने से गुजरा। उसका दरवाजा बंद था। मैं नीचे लॉबी में चला गया और सोफे पर बैठकर हिंदी का अखबार पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद एक खुशपोश जोड़ा सीढ़ियां उतरकर काउंटर की तरफ आया। काउंटर पर जो आदमी खड़ा था उसने मुस्कुराकर उनका खैर मकदम किया। गुड इवनिंग मेजर, आज शायद रात को बर्फ गिरेगी। मैंने गोशाए चश्म से उस जोड़े का जायजा लिया। लड़की का रंग सांवला था। उसका साथी मेरे कद काठ का एक खुश शक्ल नौजवान था। उसने मुस्कुराते हुए चाबी काउंटरमैन की तरफ बढ़ा दी और बोला, हम स्नो पॉइंट तक चक्कर लगाने जाते हैं। आज रात खाने में। काउंटरमैन ने हंसकर कहा, मेजर साहब डोंट वरी, हमने आपके सूप के लिए खास तौर पर पठानकोट से टर्की मीट मंगवाया है। एंजॉय योरसेल्फ। मेजर बोला, थैंक यू, और ये खुश शक्ल और खुशपोश जोड़ा होटल से चला गया। मैं भी अखबार एक तरफ रख कर उठा और काउंटरमैन से एक फोन कॉल के बारे में बातें करने लगा। मैंने उसे बताया कि दिल्ली से मेरी एक कॉल आने वाली है। फिर मैंने थोड़ी देर बाद पता चला लिया कि ये जो खुश शक्ल जवान एक लड़की के साथ अभी अभी बाहर आया है, उसका नाम मेजर कृष्ण है और अपनी ईसाई बीवी के साथ हनीमून मनाने आया हुआ है। मेजर कृष्ण ने यहाँ झूठ बोला था और ईसाई लड़की को अपनी बीवी जाहिर किया था, जबकि मुझे डलहौजी वाली उर्वशी ने बताया था कि मेजर कृष्ण अपनी एक दोस्त लड़की को लेकर डलहौजी 2 माह की छुट्टियां गुजारने गया हुआ है। मैंने एक सोची समझी स्कीम के तहत होटल के बार रूम में जाकर मशरूब की एक कीमती बोतल खरीदी और उसे लिफाफे में लपेटकर वहीं खिड़की के पास बैठकर एक फैशन मैगजीन देखने लगा। खिड़की पर गिरा हुआ सफेद भारी पर्दा दरमियान में से हटा हुआ था और बाहर का पुरफजा माहौल दिखाई दे रहा था। ये एक छोटी सी पहाड़ी सड़क थी जो होटल की लॉबी के आगे से गुजरकर और पहाड़ी बंगलों और पार्क की तरफ जाती थी। मैंने कॉफी मंगवा ली और आहिस्ता आहिस्ता एक एक घूंट पीने लगा। निस्फ घंटे बाद मुझे दूर सड़क पर पहाड़ी बंगलों की तरफ से मेजर कृष्ण अपनी दोस्त के साथ आता दिखाई दिया। मैं इसी लम्हे के इंतजार में था। मैं आहिस्ता से उठा और ऊपर वाली मंजिल के बरामदे में पहुंच गया। मैं सीधा अपने कमरे की तरफ गया जो बरामदे के कोने पर था। मैं एक तरफ खड़ा हो गया। मौसम सरमा के बायस अक्सर कमरे खाली पड़े थे, बरामदा भी खाली था। थोड़ी देर के बाद मैंने ईसाई लड़की और हिंदू मेजर के हल्के हल्के कहे सुने। मैं दीवार से अलग होकर आहिस्ता आहिस्ता उनके कमरे की तरफ बढ़ा। मशरूब की बोतल वाला लिफाफा मेरी बगल में था। मेजर कृष्ण अपनी दोस्त के साथ बरामदे में अपने कमरे की तरफ आ रहा था। उसके करीब से गुजरते हुए मैं जानबूझकर उससे टकरा गया और मशरूब की बोतल बगल से फोड़ दी। लिफाफा बरामदे के फर्श पर गिरा और बोतल टूट गई। मेजर माजरत का इजहार करते हुए झुका। ओ आई एम सॉरी। मैंने लिफाफे में से टूटी हुई बोतल बाहर निकाली। मैं उसे दिखाना चाहता था कि मशरूब की बोतल बड़ी कीमती थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, इट्स ओके। वो बोला, डोंट वरी, मैं अभी मशरूब की नई बोतल मंगवाता हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नेवर माइंड सर, दरअसल गलती मेरी थी। वो बोला, नहीं ऐसा नहीं होगा, आपको मेरी तरफ से नई बोतल कबूल करनी होगी। प्लीज मेरे साथ नीचे बार में आइए। रोजी तुम कमरे में चलो। मैं यही चाहता था, ये मेरे मंसूबे का हिस्सा था। मैं मेजर के साथ नीचे बार रूम में आ गया। उसने मुझे मशरूब की नई बोतल खरीद कर दी तो मैंने वही मशरूब उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आप इसे मेरी तरफ से कबूल कीजिए क्योंकि मैं ड्रिंक नहीं करता। मेजर कृष्ण हैरान होकर बोला, अरे तो फिर आप ये किसके लिए ले जा रहे थे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अपने एक दोस्त को तोहफा देने जा रहा था। मेरा नाम डॉक्टर रामा मूर्ति है। मेजर बोला, अरे आप डॉक्टर हैं, मेडिसिन के डॉक्टर? मैंने कहा, जी हाँ, और आप? वो बोला, डॉक्टर मैं मेजर केवल कृष्ण आर्टिलरी का मेजर हूँ। ये मेरे लिए एक खुशाइंद खबर थी कि ये हिंदू जवान आर्टिलरी यानी तोप खाने का मेजर था। उसने मेरा आधा सफर आसान कर दिया था। वो मुझे जबरदस्ती अपने कमरे में ले गया। उसकी दोस्त रोजी सोफे पर नीम दराज एक रिसाला पढ़ रही थी। रोजी डियर, ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर रामा मूर्ति MBBS। रोजी ने मुस्कुराते हुए मुझसे हाथ मिलाया। मेजर कृष्ण ने मशरूब की बोतल खोल ली और ग्लास में उंडेलते हुए बोला, डॉक्टर आप इतनी सर्दी में डलहौजी कैसे आ गए? हम तो हनीमून मनाने आए हैं, क्या आप भी? मेरी तरफ देखकर उसने एक तहकहा लगाया। मैंने कहा, जी नहीं, अभी मेरी शादी नहीं हुई। रोजी बोली, ओहो डॉक्टर मुझे इजाजत दो, मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर और सुशील सी लड़की तलाश करूं। मैं मुस्कुरा कर रह गया। वो मेरे सामने सोफे पर बैठकर मशरूब पीने लगे। मैंने उन्हें बताया कि मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ और वहीं मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता हूँ। आजकल पठानकोट में प्रैक्टिस करता हूँ। बर्फ के मौसम में एक बार बर्फ देखने डलहौजी जरूर आता हूँ। मेजर ने पूछा, वो आपके फ्रेंड कहाँ रहते हैं जिनके लिए आप ये मशरूब की बोतल ले जा रहे थे? मैं ये बात भूल ही गया था। जरा सा ठटका फिर बोला, वो मल्होत्रा साहब हैं, कॉलेज में हमारे प्रोफेसर थे, उन्हें इन चीजों का बहुत शौक है। आज वो पठानकोट जा रहे थे इसलिए मैं उनका पसंदीदा तोहफा लेकर जा रहा था। लेकिन खैर फॉरगेट इट मेजर, प्रोफेसर साहब तो इस वक्त पठानकोट पहुंच भी चुके होंगे। मेजर अब हल्के हल्के सुरूर में था। मैंने उसे मोहतात अंदाज में कुरेदना शुरू कर दिया। उसने वही
कुछ बताया जो मैं पठानकोट में उसकी रिश्तेदार लड़की उर्वशी की ज़बानी सुन चुका था। फिर वो मेरी तरफ देख कर बोला, डॉक्टर क्या मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कोई ऐसा मेडिकल सर्टिफिकेट हासिल कर सकता हूँ कि पठानकोट का क्लाइमेट मुझे सूट नहीं करता। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मेजर साहब ऐसा हो सकता है, मगर उसके लिए आपको अपनी यूनिट के किसी डॉक्टर से मशवरा करना होगा। मेजर कृष्ण ने नापसंदीदगी के अंदाज में सर झटक कर कहा, माय फुट, हमारी यूनिट का कैप्टन डॉक्टर भी उस यमराज कर्नल का दोस्त है। चलो नो प्रॉब्लम। मैंने बात का रुख सियासत की तरफ मोड़ दिया और हमसाया ममालिक में हथियारों की भरमार पर गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बातें कह दी। मेजर कृष्ण ने बड़ी नखवत से गर्दन अकड़ा कर कहा, डॉक्टर मूर्ति मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, किसी को बताना मत। लाहौर हमारी तोपों की जद में है, पठानकोट से एक गोला फायर होगा और सीधा ओह फॉरगेट इट। वो बात करते करते रोजी की तरफ मुतवज्जे हो गया। सर्विस वालों को फोन करो, हमारे टर्की स्टेक तैयार हो गए हैं या नहीं। मैंने इस दौरान में कमरे का पूरा जायजा ले लिया था। रोजी ने 2-1 बार दीवार गिर अलमारी खोली थी और मैंने अंदर मेजर की वर्दी देख ली थी। एक हुक के साथ पिस्तौल भी लटक रहा था। उसका ब्रीफकेस मेकअप करने वाले सिंगार मेज पर पड़ा हुआ था। एक खास बात की वजाहत के लिए मैंने बात का रुख पठानकोट की छावनी और मेजर कृष्ण की वहां ट्रांसफर की तरफ मोड़ दिया और कहा, पठानकोट की छावनी का हाल मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है। आपने ठीक फैसला किया कि वहां नहीं गए। मेजर बड़े मूड में था, बोला, डॉक्टर मैं वहां कभी भी नहीं जाऊंगा। जनरल तिवाड़ी सहना मेरे डैडी के दोस्त हैं, उनसे कहकर मैं ट्रांसफर कैंसिल करवा लूंगा। मुसीबत यह है कि जनरल साहब अमेरिका गए हुए हैं, अगले माह भारत वापस आएंगे। जब तक मैं यहीं डलहौजी में ऐश करूंगा। वो रोजी की तरफ देखने लगा जो नीचे होटल की इंतजामिया को फोन कर रही थी। मैंने कहा, तुम्हारे ट्रांसफर के कागजात तो पठानकोट छावनी पहुंच चुके होंगे और वो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। वो हंसा और बाजू सोफे पर फैलाकर बोला, टू हेल विद देम, कागज पहुंच गए हैं तो क्या हुआ, जनरल तिवाड़ी अमेरिका से आया तो वापस आ जाएंगे। उसका मतलब था कि पठानकोट छावनी वालों को इल्म हो चुका था कि जालिंधर छावनी से कृष्ण नाम का एक मेजर ट्रांसफर होकर वहां आ रहा है, मगर वो अभी 2 माह की छुट्टी पर है। मैं मेजर के सुरूर में होने का पूरा फायदा उठा रहा था। अब मैंने गुफ्तगू का रुख भारतीय फिल्मों की तरफ मोड़ दिया। मेजर ने हाथ उठाकर कहा, धर्मेंद्र मेरा कजन है, बिल्कुल नालायक लड़का होता था, स्कूल से भाग जाया करता था। अरे अब तो उसके बड़े ठाठ हैं, मगर मुझे देख कर भीगी बिल्ली बन जाता है। उसने फिर कह लगाया। रोजी फोन करने के बाद सोफे पर आकर बैठ गई थी। मेजर बोला, रोजी डियर, टर्की स्टेक, व्हाट अबाउट माय फेवरेट डिश। वो बोली, टेक इट इजी डियर, स्टेक तैयार हो रहे हैं। वंडरफुल माय डियर, हिंदू मेजर ने एक नारा लगाकर कहा और टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया। कमरा लता मंगेशकर की आवाज से गूंज उठा। हिंदू मेजर और ईसाई लड़की म्यूजिक के साथ रक्स करने लगे। थोड़ी देर के लिए उन्होंने मुझे भी शामिल कर लिया। फिर हिंदू मेजर सोफे पर गिर पड़ा और रोजी की तरफ मुतवज्जे होकर बोला, डियर मेरी फेवरेट डिश अभी तक नहीं आई, मेरे टर्की स्टेक्स। फौरन नीचे जाओ, उन्हें कहो कि मैं उनका कोर्ट मार्शल कर दूंगा। रोजी बाल झटक कर जाने लगी तो हिंदू मेजर ने पतलून की पिछली जेब से चमड़े का लंबूतरा सा बटवा निकाल कर कहा, ठहरो, ये बाररूम से आती दफा। रोजी ने बात काट कर कहा, रहने दो, ये तुम्हारा फौजी मैस नहीं है, मैं ले आऊंगी। मेजर कृष्ण बटवा खोलते खोलते रह गया। वो हंसा और बटवा मेज पर रखते हुए बोला, ठीक है ऑफिसर, ठीक है। रोजी चली गई। मेजर ने अपने ग्लास में मशरूब उंडेला और उंगली खड़ी करके बोला, 1 मिनट में आया। सॉरी डॉक्टर। वो बाथरूम में चला गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसका बटवा मेरे सामने मेज पर पड़ा हुआ था। मैंने जल्दी से उठाकर उसे खोला। उसमें पॉकेट बुक साइज का छोटा सा एक और बटवा था। मैंने उसे खोला तो वो मेजर का मिलिट्री शनाख्ती कार्ड था। एक जाने मेजर की पासपोर्ट साइज की फुल वर्दी में तस्वीर थी, जबकि सामने प्लास्टिक के वर्क के अंदर कागज पर उसका नाम, ओहदा और यूनिट लिखा हुआ था। वो 3rd राजपूत डिवीजन का आर्टिलरी का मेजर था। यही वो शनाख्ती कार्ड था जिसके हुसूल के लिए मैंने ये सारा ड्रामा खेला था। मैंने ये शनाख्ती कार्ड हासिल करने के लिए बड़ा लंबा प्रोग्राम बनाया था और मुझे मेजर की अदम मौजूदगी में तलाशी लेने के लिए आना था, मगर कुदरत मेरा साथ दे रही थी। मैंने फुर्ती से शनाख्ती कार्ड निकाल कर अपनी जेब में रख लिया और बटवा बंद करके उसी तरह मेज पर रख दिया और सोफे के साथ टेक लगाकर अखबार पढ़ने लगा। मेजर झूमता हुआ बाथरूम से बाहर आया। वो मेज से ग्लास उठाकर मेरे सामने बैठ गया और उन लड़कियों की बातें करने लगा जिनसे उसकी दोस्ती रह चुकी थी। इतने में रोजी आ गई और मेजर चुप हो गया। बहुत होशियार आदमी था। रोजी के हाथ में मशरूब का लिफाफा था। लिफाफा उसने सिंगार मेज पर रखा और बोली, तुम्हारी फेवरेट डिश तैयार है डियर। मेजर ने बटवा मेज से उठाकर खोलते हुए कहा, थैंक यू डियर, लेकिन डियर मैं तुम्हारा हिसाब चुका देना चाहता हूँ। आई मीन बिजनेस इज बिजनेस। फिर वो कुछ चौंक सा गया। मैं समझ गया कि वो क्यों चौंका है। वो बटवे की सारी जेबें टटोलने लगा। उसने बटवे में रखे हुए नोट और तह किए हुए कागज और चाबियां निकाल कर मेज पर रख दी और बोला, क्या मेरा आईडी कार्ड तुम्हारे पास है? रोजी लिफाफा खोलते हुए बोली, मेरे पास तुम्हारे आईडी कार्ड का क्या काम?
कोट की जेबों में देखो, वहीं कहीं होगा। मेजर का सुरूर किसी हद तक उतर गया था। मैंने हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा, आपने उसे कहाँ रखा था? वो बोला, इसी बटवे में होता है, हो सकता है दूसरी पतलून की जेब में हो। फिर उसने अपने सारे कपड़ों की जेबें देख डाली, मगर कार्ड न मिला। मिल भी कैसे सकता था, वो तो उस वक्त मेरी जेब में पड़ा हुआ था। मैंने हमदर्दी से कहा, कहीं गिर न गया हो। मेजर कुछ सोच कर बोला, ओ यस डियर, हमने स्नो पॉइंट पर दौड़ लगाई थी, मेरा ख्याल है वहीं कहीं गिर गया होगा। मुझे याद आया, मेरा बटवा वहां जेब से उछलकर गिरा था। ओ माय गॉड, मुझे अब वहां जाकर उसे तलाश करना होगा। रोजी ने झुंझला कर कहा, अंधेरा हो गया है, इतनी सर्दी में कहां जाओगे, नया बनवा लेना। मेजर ने तल्ख लहजे में कहा, तुम समझती हो कि नया कार्ड बनवाना कोई आसान काम है? मुझे उसकी बाकायदा हेडक्वार्टर इत्तला देनी होगी, मुझे जुर्माना होगा, एक्सप्लेनेशन देनी होगी, मुझे अभी जाना पड़ेगा। रोजी और मैं उसे रोकते ही रह गए, मगर मेजर लंबा कोट पहनकर टॉर्च संभालता हुआ निकल गया। जितनी देर बाहर रहा, उसकी नकली बीवी रोजी मुझसे मेजर की जिद्दी तबीयत के खिलाफ बातें करती रही। इस असना में उसके टर्की स्टेक्स भी आ गए, साथ ही खाना भी लगा दिया गया। निस्फ घंटे बाद मेजर कृष्ण वापस आया। वो सख्त नाउम्मीद था, कहने लगा, माय फुट नहीं मिला, सुबह देखेंगे। खैर नो प्रॉब्लम, गुम हो गया है तो मैं क्या करूं, सुबह अगर ना मिला तो हेडक्वार्टर टेलीग्राम कर दूंगा। मैंने कहा, ये तो बहुत बुरी बात हो गई है। मेजर ने मुस्कुराते हुए कोट उतार कर कहा, फॉरगेट इट डॉक्टर, कोई मेरा आईडी कार्ड लेकर क्या करेगा, उस पर मेरी तस्वीर लगी है, यूनिट को इन्फॉर्म कर दूंगा और यहीं दूसरा कार्ड बनकर आ जाएगा। रोजी बोली, अब खाना शुरू करो, ठंडे हो रहे हैं तुम्हारे फेवरेट स्टेक्स। वो बोला, वंडरफुल डियर, सर्दी में ठिठर रहा हूँ, एक ग्लास गरम गरम प्लीज। रोजी बोली, तुम बाज नहीं आओगे ना नॉटी बॉय। रोजी उठकर सिंगार मेज की तरफ बढ़ी। रात 12 बजे जब मैं कृष्ण के कमरे से निकलकर अपने कमरे की तरफ जा रहा था तो मेरी जेब में वो कीमती कुंजी मौजूद थी जिसने मेरे लिए पठानकोट छावनी के सीक्रेट मोर्चों का दरवाजा खोलना था। अपने कमरे में आकर मैंने बत्ती रोशन की, दरवाजे को ताला लगाया और मेजर का शनाख्ती कार्ड निकालकर गौर से देखने लगा। मुझे जिस बात का खदशा था वो यहाँ नहीं थी। पासपोर्ट की तरह शनाख्ती कार्ड की तस्वीर पर तस्दीक करने वाले फौजी अफसर के दस्तखत नहीं थे, बल्कि ये दस्तखत तस्वीर के नीचे यूनिट की मोहर के ऊपर किए गए थे। ये दूसरी फतह थी। शनाख्ती कार्ड पर मेजर के नाम और रैंक के साथ दाएं रुखसार पर कान के करीब एक नस्वारी तिल के बारे में भी लिखा हुआ था, मगर मुझे इस सिलसिले में फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। जब फौजी अफसर फुल वर्दी में होता है तो उसके रुखसार का तिल कोई नहीं देखता। मैंने शनाख्ती कार्ड पलंग के गद्दे के नीचे छुपा दिया और कपड़े बदल कर लेट गया। सुबह मेरे मिशन का दूसरा मरहला शुरू होने वाला था। मुझे नींद नहीं आ रही थी, जहन में अजीब खुदबुद सी हो रही थी। कभी यूं महसूस होता जैसे अभी दरवाजा धड़ से खुलेगा और मेजर पिस्तौल तान कर दाखिल होगा और मुझे गरज कर कहेगा, खबरदार अपनी जगह से मत हिलना, तुम पाकिस्तानी जासूस हो और मेरा आईडी कार्ड चुरा कर लाए हो। रात 2 बजे के करीब जाकर कहीं मेरी आंख लगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।